नमस्ते दोस्तों। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी किताब की कहानी जो किसी धमाके से कम नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे आपने टीवी पर देखा, जिसके डायलॉग्स मीम्स बने और जिसके बिजनेस की दुनिया में चर्चे हुए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अशनीर ग्रोवर की और उनकी किताब दोगलापन की। इस किताब में अशनीर ने अपनी जिंदगी, अपने स्ट्रगल, भारत पे बनाने की कहानी और फिर उसी कंपनी से बाहर निकाले जाने का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है सपनों की, मेहनत की, कामयाबी की और सबसे बढ़कर दोगलेपन की। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सफर पर चलने के लिए, जहां मैं आपको अशनीर ग्रोवर के शब्दों में ही उनकी पूरी कहानी सुनाऊंगी, चैप्टर दर चैप्टर। पहला अध्याय, मिडिल क्लास का सपना और बनिया दिमाग। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के मालवीय नगर से। मैं अशनीर ग्रोवर, एक आम मिडिल क्लास परिवार का लड़का। मेरे पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और माँ टीचर। घर में पढ़ाई का माहौल था और हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप का भी सपना था कि उनका बेटा खूब पढ़े, बड़ा आदमी बने। वो चाहते थे कि मैं प्रोफेशनल बनूं, किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करूं। लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक बनिया दिमाग था। धंधे की समझ शायद खून में ही थी। बचपन से ही मुझे चीज़ों को अलग नज़र से देखने की आदत थी। मैं हमेशा सोचता था कि कोई चीज़ कैसे काम करती है और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास में एक सीधी सोच होती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन मुझे ये सेट होने वाली जिंदगी कभी समझ नहीं आई। मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ अपना करना था। मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे। उनका मानना था कि अच्छी डिग्रियां ही कामयाबी की गारंटी है, और मैंने उनकी ये बात मानी भी। मैंने जी जान लगाकर पढ़ाई की। मेरा सपना था आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना, जो उस समय हर साइंस स्टूडेंट का सपना हुआ करता था। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल था, कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, और मैंने वो सीढ़ी चढ़कर दिखाई। दूसरा अध्याय, आईआईटी और आईआईएम का संघर्ष। आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि असली दुनिया तो अब शुरू हुई है। वहां देश भर के टॉपर्स आए हुए थे। मैं जो अपने स्कूल में खुद को होशियार समझता था, वहां जाकर एक एवरेज स्टूडेंट जैसा महसूस करने लगा। कंपटीशन बहुत तगड़ा था, हर कोई आपसे ज्यादा स्मार्ट लगता था। लेकिन आईआईटी ने मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं सिखाई, उसने मुझे जिंदगी की लड़ाई लड़ना सिखाया। वहां मैंने सीखा कि कैसे प्रेशर में काम करना है, कैसे हार नहीं माननी है, और कैसे जुगाड़ से अपनी मुश्किलों का हल निकालना है। ये वो जगह थी जहां मेरी सोच का दायरा बढ़ा। मैंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। आईआईटी के बाद अगला पड़ाव था आईआईएम अहमदाबाद। ये देश का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल था। यहाँ का माहौल आईआईटी से भी अलग था। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि असली दुनिया में बिजनेस कैसे चलता है, ये सिखाया जाता था। यहाँ आकर मेरा बनिया दिमाग और तेज हो गया। मैंने फाइनेंस की दुनिया को समझा, इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखीं। आईआईएम में मुझे ये समझ आया कि पैसा कमाना एक कला है और बड़ा बिजनेस खड़ा करना एक तपस्या। यहीं से मेरे अंदर एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का बीज पड़ा। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी के लिए नौकरी तो करूंगा, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए। मेरा आखिरी मकसद अपना कुछ खड़ा करना ही होगा। तीसरा अध्याय, इन्वेस्टमेंट बैंकर की चमचमाती दुनिया। आईआईएम से निकलकर मुझे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नौकरी मिली। ये एक ड्रीम जॉब थी, अच्छी सैलरी, बड़ा नाम और इज्जत। मैंने वहां पूरे 7 साल काम किया। इन 7 सालों में मैंने फाइनेंस की दुनिया का हर दांव पेंच सीखा। मैंने सीखा कि कंपनियां कैसे पैसा उठाती हैं,
कैसे बड़ी बड़ी डील्स होती हैं और कैसे करोड़ों अरबों के बिजनेस चलते हैं। मैं बहुत पैसा कमा रहा था। जिंदगी में वो सब कुछ था जिसका एक मिडिल क्लास लड़का सपना देखता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेशी छुट्टियां। लेकिन अंदर से मैं खाली महसूस कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं एक बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूं। मैं दूसरों के लिए पैसा बना रहा था, दूसरों के सपने पूरे कर रहा था। मेरा अपना क्या था? ये 9 से 5 वाली जिंदगी मुझे काटने को दौड़ती थी। रोज सुबह उठो, ऑफिस जाओ, दूसरों के लिए काम करो और घर आकर सो जाओ। मुझे इस चूहे दौड़ से बाहर निकलना था। 7 साल के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब सीखने का समय खत्म हुआ, अब कुछ करने का समय आ गया है। मैंने वो लाखों की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मेरे इस फैसले से सब हैरान थे, लेकिन मुझे अपने ऊपर यकीन था। चौथा अध्याय, अमेरिकन एक्सप्रेस और ग्रोफर्स का आइडिया। कोटक के बाद मैं अमेरिकन एक्सप्रेस चला गया। यहाँ का कल्चर और भी प्रोफेशनल था। मैंने यहाँ ग्लोबल कॉरपोरेट वर्ल्ड को और करीब से देखा, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। मैं लगातार एक ऐसे आइडिया की तलाश में था जो लोगों की किसी असली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और वो आइडिया मुझे मिला भी। उन दिनों मैं और मेरे दोस्त अलबिंदर ढींडसा अक्सर मिलते थे। हम देखते थे कि किराने का सामान लाने में कितना समय और मेहनत लगती है। यहीं से ग्रोफर्स का आइडिया पैदा हुआ। क्यों ना एक ऐसी सर्विस शुरू की जाए जो लोगों के घर तक किराने का सामान पहुंचाए। आइडिया दमदार था। हमने इस पर काम करना शुरू किया। ये वो दौर था जब भारत में स्टार्टअप कल्चर बस शुरू ही हो रहा था। हमने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ग्रोफर्स की शुरुआत की। वो दिन बहुत मुश्किल थे। हम खुद ही डिलीवरी करते थे, खुद ही कस्टमर केयर संभालते थे, लेकिन उस काम में एक जुनून था, एक अपनापन था। ग्रोफर्स धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे और अलबिंदर को लगा कि हमारी सोच कंपनी को चलाने को लेकर अलग अलग है। मैंने फैसला किया कि मैं ग्रोफर्स से अलग हो जाऊंगा। ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि ये हम दोनों के लिए सही है। मैंने वहां से भी बहुत कुछ सीखा और एक नए सफर पर निकल पड़ा। 5वां अध्याय, पीसी ज्वेलर और एक पारंपरिक धंधे का अनुभव। ग्रोफर्स के बाद मैं पीसी ज्वेलर में बतौर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जुड़ा। ये मेरे लिए एक बिल्कुल अलग अनुभव था। एक तरफ ग्रोफर्स था, जो एक नई सोच वाला टेक स्टार्टअप था। दूसरी तरफ पीसी ज्वेलर था, जो एक दशकों पुराना पारंपरिक फैमिली बिजनेस था। यहाँ मेरा काम था इस पारंपरिक बिजनेस को डिजिटल दुनिया में लाना। मैंने उन्हें ऑनलाइन बेचने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए तैयार करने की कोशिश की, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। उनकी सोच पुरानी थी, वो बदलाव के लिए तैयार नहीं थे। मैं उन्हें जो भी समझाता, उन्हें वो समझ नहीं आता था। मैं निराश हो गया। मुझे समझ आ गया कि एक कर्मचारी और एक मालिक की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं बदल सकते, खासकर तब जब वो बदलना ही न चाहता हो। पीसी ज्वेलर में मैंने ये सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। मैंने सीखा कि एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि सही सोच और हिम्मत भी चाहिए होती है। ये अनुभव मेरे लिए एक बड़ी सीख थी और इसने मुझे भारत पे बनाने के लिए तैयार किया। 6ठा अध्याय, भारत पे का जन्म। अब आता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। पीसी ज्वेलर छोड़ने के बाद मैं फिर से एक नए आइडिया की तलाश में था। उन दिनों भारत में डिजिटल पेमेंट का दौर शुरू हो चुका था। नोटबंदी के बाद पेटीएम जैसी कंपनियां बड़ी हो गई थीं, लेकिन मैंने एक बड़ी समस्या देखी। समस्या ये थी कि हर दुकानदार को पेमेंट लेने के लिए अलग अलग क्यूआर कोड रखने पड़ते थे। पेटीएम का अलग, फोन पे का अलग, गूगल पे का अलग। ये दुकानदारों के लिए बहुत झंझट का काम था। मुझे लगा कि इसका कोई आसान हल होना चाहिए।
क्यों ना एक ऐसा क्यूआर कोड बनाया जाए जो सभी पेमेंट ऐप से पेमेंट ले सके। एक अकेला क्यूआर कोड जो हर किसी के लिए काम करे। यहीं से भारत पे का आइडिया पैदा हुआ। मैंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया। मेरी मुलाकात शाश्वत नकरानी और भाविक कोलाड़िया से हुई। शाश्वत एक शानदार कोडर था और भाविक के पास टेक्नोलॉजी का अच्छा अनुभव था। हम तीनों ने मिलकर इस आइडिया को हकीकत में बदलने का फैसला किया। हमने कंपनी का नाम भारत पे रखा क्योंकि हम इसे पूरे भारत के लिए बनाना चाहते थे। हमारा मकसद साफ था, दुकानदारों की पेमेंट की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति की कहानी। 7वां अध्याय, रॉकेट की रफ्तार से बनता भारत पे। भारत पे का आइडिया तो था, लेकिन उसे जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे पास पैसा नहीं था, बड़ी टीम नहीं थी, बस एक जुनून था। हमने फैसला किया कि हम दुकानदारों से कोई पैसा नहीं लेंगे। हमारा क्यूआर कोड बिल्कुल फ्री होगा और पेमेंट लेने पर कोई चार्ज, एमडीआर भी नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला था। बाकी सभी कंपनियां दुकानदारों से पैसा लेती थीं और हम फ्री में सर्विस दे रहे थे। हमारा प्लान था कि हम पहले दुकानदारों को अपने साथ जोड़ेंगे और फिर उन्हें लोन जैसी दूसरी सर्विसेज देकर पैसा कमाएंगे। हमारी स्ट्रैटेजी थी, जितना है सब लगा दो। हमने बहुत तेजी से काम किया। हमारी टीम छोटी थी, लेकिन हर कोई दिन रात काम करता था। हम खुद सड़कों पर उतरकर दुकानों पर क्यूआर कोड लगाते थे, दुकानदारों को समझाते थे। हमारी इस जीरो एमडीआर की पॉलिसी ने मार्केट में टहलका मचा दिया। दुकानदार तेजी से हमारे साथ जुड़ने लगे। हमने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हमने पेमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दी। भारत पे एक स्टार्टअप नहीं, एक रॉकेट बन चुका था जो बहुत तेजी से आसमान की तरफ जा रहा था। हमारी वर्क कल्चर सीधी थी, काम करो, रिजल्ट दो, कोई फालतू की बातें नहीं। 8वां अध्याय, पैसा उठाने की कला। एक स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैसा, यानी फंडिंग। और फंडिंग उठाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सीख यहां इस्तेमाल की। मेरा तरीका बिल्कुल सीधा और साफ था। मैं वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाता और उन्हें सीधे बोलता, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्लान है, पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। मैं घंटों तक लंबी चौड़ी प्रेजेंटेशन देने में यकीन नहीं रखता था। मेरा मानना था कि अगर आपका आइडिया दमदार है तो उसे समझाने के लिए 15 मिनट काफी हैं। कई वीसी को मेरा ये तरीका पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि मैं घमंडी हूं। एक किस्सा सिकोया कैपिटल का है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वीसी फर्मों में से एक है। मैं उनसे मीटिंग के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे घंटों इंतजार करवाया। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं जा रहा हूं। ये बात उन्हें चुभ गई, लेकिन मेरे इस सीधे सादे रवैये ने काम भी किया। कई इन्वेस्टर्स को मेरा ये आत्मविश्वास पसंद आया। उन्हें लगा कि इस बंदे में दम है, ये कुछ बड़ा करेगा। हमने एक के बाद एक कई फंडिंग राउंड उठाए। हमने दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया। भारत पे की वैल्यूएशन देखते ही देखते हजारों करोड़ में पहुंच गई। मैंने ये साबित कर दिया कि अगर आप में दम है तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। 9वां अध्याय, शार्क टैंक इंडिया, एक नया फेनोमेनन। साल 2021 में मेरी जिंदगी में एक और नया मोड़ आया। मुझे शार्क टैंक इंडिया शो में बतौर जज या शार्क आने का ऑफर मिला। पहले तो मैंने मना कर दिया। मुझे लगा कि ये सब टीवी की फालतू चीजें हैं। मेरे पास कंपनी चलाने के अलावा इन सब के लिए टाइम नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भारत पे की ब्रांडिंग के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। इस शो से हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते थे, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए।
मैंने शो के लिए हाँ कर दी। शो पर मेरा अंदाज बिल्कुल वही था जो मैं असल जिंदगी में हूं, सीधा, खरा और बिना किसी फिल्टर के। मुझे जो आइडिया बकवास लगता, मैं उसे मुंह पर बकवास बोलता था। मैंने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दी। मेरे डायलॉग्स जैसे, ये सब दोगलापन है, भाई क्या कर रहा है तू, लोगों के बीच फेमस हो गए। कुछ लोगों को मेरा ये रवैया पसंद आया, कुछ को नहीं। मेरी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन एक बात पक्की थी, लोग मुझे और भारत पे को जानने लगे थे। शार्क टैंक मेरे और मेरी कंपनी के लिए एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। रातों रात मैं एक बिजनेसमैन से एक सेलिब्रिटी बन गया। भारत पे का नाम हर घर तक पहुंच गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शोहरत मेरे लिए आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। 10वां अध्याय, अंत की शुरुआत। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भारत पे रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा था। मैं शार्क टैंक की वजह से पूरे देश में फेमस हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो कुछ लोगों की नजरों में खटकने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। कहानी में भूचाल आया एक ऑडियो क्लिप से। जनवरी 2022 में एक ऑडियो क्लिप लीक हुई जिसमें कथित तौर पर मैं कोटक बैंक के एक कर्मचारी को गाली दे रहा था। वो क्लिप वायरल हो गई। मीडिया ने मुझे विलेन बना दिया। हर तरफ मेरी आलोचना होने लगी। मैंने कहा कि वो क्लिप नकली है, उसे एडिट किया गया है। लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। मेरे खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जाने लगा। ऐसा दिखाया जाने लगा जैसे मैं एक घमंडी और बदतमीज इंसान हूं जो किसी की इज्जत नहीं करता। ये मेरे खिलाफ एक साजिश की शुरुआत थी। वो लोग जो मेरी कामयाबी से जलते थे, जिन्हें मेरा सीधा बोलना पसंद नहीं था, उन्हें मुझे नीचे गिराने का एक मौका मिल गया था। शार्क टैंक से मिली शोहरत अब मेरे लिए एक अभिशाप बन गई थी। 11वां अध्याय, बोर्डरूम की लड़ाई और दोगलापन। ऑडियो क्लिप विवाद के बाद भारत पे के बोर्ड और इन्वेस्टर्स ने मुझ पर छुट्टी पर जाने का दबाव डाला। उन्होंने कहा कि जब तक मामले की जांच होती है, मुझे कंपनी से दूर रहना चाहिए। मैं उनकी बात मान गया। मुझे लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये कोई छुट्टी नहीं थी, ये मुझे कंपनी से बाहर निकालने की साजिश थी। मेरे जाने के बाद उन्होंने कंपनी में एक ऑडिट करवाया। वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने लगे। उन्होंने मेरी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर पर भी कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ये वही इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स थे जो मेरी आक्रामकता की तारीफ करते थे जब मैं उनके लिए पैसा बना रहा था। जब मैं वीसी से लड़कर कंपनी के लिए अच्छी डील लाता था, तब मेरा रवैया उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अब जब उन्हें मुझे बाहर करना था, तो मेरी वही आक्रामकता बदतमीजी बन गई। यही तो दोगलापन है। मैंने कंपनी को अपने बच्चे की तरह पाला था। मैंने उसे जीरो से 4000 करोड़ डॉलर की कंपनी बनाया था। और अब वही लोग जिन्हें मैंने कंपनी में पैसा लगाने के लिए लाया था, मुझे ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये एक बड़ी लड़ाई थी जो अब मीडिया से लेकर बोर्डरूम तक लड़ी जा रही थी। उन्होंने मुझ पर और मेरे परिवार पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। 12वां अध्याय, इस्तीफा और उसके बाद का मंजर। मुझे समझ आ गया था कि अब इस कंपनी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुझे बाहर करने का मन बना लिया था। मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं लड़ता रहूं और अपनी इज्जत को और तार-तार होने दूं, या फिर मैं खुद ही अलग हो जाऊं। मार्च 2022 की एक रात मैंने भारत पे के बोर्ड को अपना इस्तीफा भेज दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। जिस कंपनी को मैंने खून पसीने से सींचा था, उसे छोड़ना बहुत दर्दनाक था। मेरे इस्तीफे के बाद भी वो लोग नहीं रुके। उन्होंने पब्लिक में मेरे खिलाफ बयान दिए। ऐसा दिखाया गया जैसे मैं एक चोर हूं जिसने अपनी ही कंपनी को लूटा। मीडिया ट्रायल चलता रहा। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय था।
लोगों ने मुझे एक झटके में हीरो से विलेन बना दिया, लेकिन मैं टूटा नहीं। मुझे पता था कि सच क्या है। मुझे पता था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। ये सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और दोगलेपन का एक गंदा खेल था। मैंने अपनी कंपनी खो दी, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। अंतिम अध्याय, अगला क्या? थर्ड यूनिकॉर्न और जिंदगी के सबक। तो इस पूरी कहानी से मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा कि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का ताज है। यहां जब तक आप कामयाब हैं, सब आपके साथ हैं। जिस दिन आप कमजोर पड़े, वही लोग आपको नोच खाने को तैयार हो जाएंगे। मैंने सीखा कि इस दुनिया में दोगलेपन की कोई कमी नहीं है। लोग आपके मुंह पर कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और, खासकर बिजनेस की दुनिया में, जहां सब कुछ पैसे और पावर के लिए होता है। लेकिन मैंने ये भी सीखा कि हार कर बैठ जाना कोई ऑप्शन नहीं है। गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भारत पे की कहानी मेरे लिए खत्म हो गई है, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैंने एक नई शुरुआत की है। मैंने अपनी नई कंपनी शुरू की है, जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न। ये मेरा तीसरा बड़ा वेंचर है। ग्रोफर्स और भारत पे के बाद मैं आज भी वही अशनीर ग्रोवर हूँ, सीधा, खरा और जिसे दोगलेपन से नफरत है। मैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहता हूँ कि बड़े सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन इस बात के लिए भी तैयार रहो कि ये दुनिया बहुत जालिम है। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये थी मेरी कहानी, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के। ये कहानी है एक आम लड़के की, जिसने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गया और आगे भी जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन की कहानी, उन्हीं के अंदाज में। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा। ये हमें सिखाती है कि बिजनेस की चमचमाती दुनिया के पीछे कितना अंधेरा और कितनी सच्चाई छिपी होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।